गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यह बीए पार्ट सेकंड की इकोनॉमिक्स की क्लास है जिसमें हम अर्थशास्त्र का सेकंड पेपर हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट आर्थिक विचारों के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने शुरू किया था कीन्स के आर्थिक विचार, जिसके अंतर्गत हमने कीन्स के आर्थिक विचार किस तरह से विकसित हुए, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है और कीन्स का संक्षिप्त जीवन परिचय का अध्ययन किया कि कीन्स के आर्थिक विचारों पर उस समय के तात्कालिक आर्थिक विचारकों का और उस समय की आर्थिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा। कीन्स की प्रमुख पुस्तक रोजगार, ब्याज तथा मुद्रा का सामान्य सिद्धांत है, जो 1936 में प्रकाशित हुई। प्रतिष्ठित सिद्धांत के विषय में कीन्स ने कुछ आपत्तियां दर्ज की थी। कीन्स का जो संपूर्ण अर्थशास्त्र है वो नव प्रतिष्ठितवाद एवं तात्कालिक आर्थिक परिस्थितियों के प्रभाव स्वरूप उत्पन्न हुआ। कीन्स के आर्थिक सिद्धांत में मैंने आपको प्रारंभिक परिचय दिया था कि कीन्स के आर्थिक सिद्धांत और जो विचार है जिन्हें आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, उसमें दो प्रमुख हैं, आय का निर्धारण और रोजगार का निर्धारण। कीन्स का प्रमुख सिद्धांत है समर्थ मांग का सिद्धांत, जिसके अंतर्गत आज हम समस्त पूर्ति कीमत एएसपी और समस्त मांग कीमत एडीपी का अध्ययन करेंगे। कीन्स के आर्थिक सिद्धांत और विचार में सबसे पहले है कीन्स का रोजगार का सिद्धांत। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र के उत्पादन व रोजगार मॉडल में प्रमुख दोष यह था कि उन्होंने अर्थव्यवस्था के वास्तविक और मौद्रिक क्षेत्र में विभाजन किया था, अर्थात दोनों परस्पर पृथक थे। परंतु कीन्स के मॉडल में सभी क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, सभी चरों का निर्धारण एक साथ होता है। कीन्स के मॉडल में आय व रोजगार का निर्धारण इस प्रकार का है कि आय व रोजगार को निर्धारित करने वाले तत्व समान होते हैं। इससे आय व रोजगार में धनात्मक सहसंबंध होता है। आय के बढ़ने पर रोजगार में भी वृद्धि होती है। कीन्स ने अपने विचार 1936 में प्रकाशित अपनी पुस्तक सामान्य सिद्धांत में प्रस्तुत किए। कीन्स के रोजगार सिद्धांत का तार्किक प्रारंभ बिंदु समर्थ मांग का सिद्धांत है। कुल रोजगार कुल मांग पर निर्भर करता है और कुल मांग की न्यूनता के कारण ही बेकारी उत्पन्न होती है। कीन्स का आय व रोजगार का मॉडल आधारभूत रूप में अल्पकालीन अवधारणा है। अल्पकाल में पूंजी व टेक्नोलॉजी स्थिर रहते हैं, अतः उत्पादन रोजगार की मात्रा पर निर्भर करेगा। कीन्स के मॉडल की व्याख्या दो प्रकार से की जा सकती है। पहला है आय का निर्धारण, दूसरा रोजगार का निर्धारण। आय निर्धारण का मॉडल। कीन्स के आय निर्धारण का मॉडल को या तो कुल मांग और कुल पूर्ति पद्धति अथवा बचत निवेश की समानता से देखा जा सकता है। आधारभूत समीकरण है SS बराबर Y और DD बराबर C प्लस I। इसका मतलब है कि SS बराबर कुल पूर्ति और DD बराबर समग्र मांग। Y का मतलब है राष्ट्रीय आय या उत्पादन और C और I उपभोग और विनियोग को प्रदर्शित करते हैं। इस गणितीय विश्लेषण में हम इस समीकरण में देख सकते हैं कि Y बराबर C प्लस I होगा और हमें मालूम है C इज इक्वल टू A प्लस बी वाई होता है और I बराबर I बार, तो Y इज इक्वल टू A प्लस बी वाई प्लस I बार होगा। इस समीकरण को सॉल्व करने पर y माइनस बी वाई इज इक्वल टू A प्लस I बार होगा और y की वैल्यू आएगी 1/1 माइनस बी इंटू आई। दूसरा है रोजगार का निर्धारण। रोजगार निर्धारण के मॉडल में यदि एक ही उद्यमी है तो वह श्रम की उतनी मात्रा को रोजगार देगा जो कि उसके लाभ को अधिकतम कर दे। इसी प्रकार पूरी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भी सभी उत्पादक कुल श्रम की उतनी मात्रा को रोजगार देंगे जिससे कि उनका लाभ अधिकतम हो। समर्थ मांग का सिद्धांत। समर्थ मांग आय को व्यय करने में परिलक्षित होती है। जो रोजगार बढ़ता है और आय भी बढ़ती है, एक मूलभूत सिद्धांत यह है कि जब एक समाज की वास्तविक आय बढ़ेगी तो उपभोग में भी वृद्धि होगी, पर वह आय की अपेक्षा कम होगी। अतः रोजगार में वृद्धि बनाए रखने के लिए उद्देश्य से पर्याप्त मांग उत्पन्न करने के लिए आय तथा उपभोग के बीच का जो अंतर होता है, उस अंतर के बराबर वास्तविक विनियोग में वृद्धि होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि निवेश में वृद्धि के बिना रोजगार में वृद्धि नहीं हो सकती है। समर्थ मांग सिद्धांत का सार ही रोजगार के सामान्य सिद्धांत का आधारभूत तत्व है। समर्थ मांग रोजगार के विविध स्तरों पर वस्तुओं व सेवाओं की समस्त मांग है। यह दो बातों पर निर्भर करती है। कीन्स ने दो अनूठी धारणाओं का प्रतिपादन किया जो प्रतिष्ठित मॉडल में नहीं थी। एक है समस्त पूर्ति कीमत ASP और दूसरा है समस्त मांग कीमत ADP। समस्त मांग कीमत ADP। कीन्स ने मांग व पूर्ति को समूची अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग व पूर्ति के अर्थ में प्रयुक्त किया। पूर्ति तथा मांग के रेखा चित्रों में साधारणतया फर्मों तथा उद्योगों के पदार्थों की मांग दिखाई जाती है। ऐसी मांग का समस्त मांग से अंतर करना आवश्यक है।
किसी फर्म अथवा उद्योग की मांग का अर्थ उस पदार्थ की भिन्न भिन्न मात्राओं की अनुसूची है जो भिन्न भिन्न कीमतों पर खरीदी जाएगी। यह आप माइक्रो में पढ़ चुके हैं। उत्पादन की एक विशेष भौतिक मात्रा जैसे 1 बुशल गेहूं अथवा 1 टन इस्पात को बेचकर प्राप्त होने वाली मुद्रा राशि को कीमत कहते हैं। जब समूची अर्थव्यवस्था के उत्पादन को बुशल अथवा 1 टन जैसी भौतिक मात्रा में नहीं मापा जा सकता तो कीन्स ने नियुक्त श्रम की मात्रा को समूचे उत्पादन के रूप में प्रस्तुत किया। रोजगार के विशेष स्तर पर होने वाले उत्पादन की समस्त मांग कीमत मुद्रा की वह कुल राशि अथवा प्राप्ति है जिसे श्रम की मात्रा को रोजगार पर लगाने से प्राप्त हुए उत्पादन को बेचकर उपलब्ध होने की आशा हो। कीन्स के शब्दों में समस्त मांग फलन प्राप्तियों की एक ऐसी अनुसूची है जिसमें रोजगार के विभिन्न परिमाणों पर उपलब्ध होने वाले उत्पादन के विक्रय से प्राप्त होने वाली संभावित राशि दी जाती है, अर्थात यह प्रत्याशित आय होती है। जब अधिक श्रम लगाया जाता है तो अधिक उत्पादन होता है और कुल प्राप्ति बढ़ जाती है। दूसरे शब्दों में रोजगार बढ़ने पर समस्त मांग कीमत एडीपी बढ़ जाती है। एडीपी इज फंक्शन ऑफ एन और चेंज इन एडीपी अपॉन चेंज इन एन इज ग्रेटर देन 0 होता है। इसमें धनात्मक संबंध होता है, पर रोजगार के बढ़ने पर समस्त मांग कीमत प्रारंभ में तेजी से और फिर धीरे से बढ़ती है। इस चित्र में यह प्रदर्शित किया गया है। एडीपी लोगों के खर्चे के समान है जो विभिन्न वस्तुओं पर व्यय किया गया है, अतः एडीपी वक्र समग्र मांग वक्र को बताता है। इस चित्र के अनुसार समस्त मांग वक्र दाईं ओर ऊपर की ओर चढ़ता है, जिससे विदित होता है कि रोजगार के साथ साथ मांग कीमत बढ़ती है। यह उद्योग मांग वक्र से भिन्न है जो दाईं ओर नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, जिसके अनुसार कीमत बढ़ने पर बिक्री की मात्रा कम हो जाती है। समस्त पूर्ति कीमत एएसपी। समस्त पूर्ति कीमत से आशय उस आय से है जो एक दिए हुए रोजगार के स्तर से प्राप्त उत्पादन की बिक्री से प्राप्त हो, पर यह आय इतनी होनी चाहिए कि उत्पादक इस दी हुई रोजगार की मात्रा को उचित मान सके। यह पूर्ति कीमत एक विशेष पैमाने पर ही रोजगार को प्रोत्साहन देगी, ना उससे अधिक को ना उससे कम को, अर्थात एएसपी उत्पादन की लागत है। जब रोजगार बढ़ता है तो एएसपी भी बढ़ती है। यदि पूंजी, तकनीक व श्रम की कुशलता स्थिर है तो रोजगार के बढ़ने पर उत्पादन बढ़ता है, जिससे उत्पादन लागत भी बढ़ती है। रोजगार के बढ़ने पर उत्पादन की लागत आरंभ में धीरे धीरे बढ़ती है क्योंकि पैमाने की बचतें मिलती हैं और फिर तेजी से बढ़ती है। इस चित्र के अनुसार धनात्मक ढाल वाला वक्र होता है जो ए बिंदु तक धीरे और ए से बी तक तेजी से बढ़ता है, फिर लंबवत हो जाता है। एनएफ पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है। रोजगार का निर्धारण। कीन्स के मॉडल में समस्त मांग के समस्त पूर्ति के बराबर होने पर रोजगार व उत्पादन का एक साथ निर्धारण होता है। इस चित्र के अनुसार ई बिंदु पर एडीपी बराबर एएसपी होता है, जिससे N1 रोजगार का निर्धारण होता है और इसी बिंदु पर उद्यमी को अधिकतम लाभ होता है। ई बिंदु प्रभावी मांग का बिंदु है। यदि थोड़ा अधिक अथवा थोड़ा कम रोजगार दिया जाए तो लाभ कम होंगे। इस प्रकार कीन्स के अनुसार किसी भी समय रोजगार का निर्धारण एक अद्वितीय ढंग से होता है जो श्रमिकों को देना उद्यमियों के लिए लाभप्रद होता है। N1 रोजगार का स्तर पूर्ण रोजगार का स्तर नहीं है, बल्कि NF से कम स्थिति पर संतुलन है। यदि श्रमिकों को N0 रोजगार दिया जाता है तो प्रत्याशित बिक्री एडीपी उत्पादन की लागत एएसपी से ज़्यादा है, अतः उद्यमी अधिक लोगों को रोजगार देने के लिए प्रोत्साहित होंगे व संतुलन N1 बिंदु पर ही होगा। यदि ई बिंदु के बाद N बार बिंदु पर रोजगार दिया जाता है तो उत्पादन की लागत एएसपी से प्रत्याशित बिक्री कम होगी, अतः N1 से अधिक रोजगार को काम पर से हटाया जाएगा। ई बिंदु पर ही संतुलन होगा, इसी पर ही ओटी मांग का निर्धारण होगा। यह समर्थ मांग है क्योंकि एडीपी बराबर एएसपी है। ई बिंदु पर कुल मांग व रोजगार के निर्धारण से संतुलन होगा, पर यह पूर्ण रोजगार से कम बिंदु पर होगा। धन्यवाद।